Assalamualaikum everyone. Welcome back to Step Up Medicos. In this video, we will discuss about parathyroid hormone. So let's start our topic. देखिए पैराथायराइड हार्मोन जो है इसकी लोकेशन क्या है। तो ये देखें, ये नेक में क्या पड़ा होता है, हमारे पास थायराइड ग्लैंड पड़ा होता है। क्या होता है? थायराइड ग्लैंड के जो पीछे होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड पड़े होते हैं, ठीक है, बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। ओके, तो देखें टू स्पीरियर होते हैं जो हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, टू स्पीरियर होते हैं और टू इन्फीरियर ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? टू इन्फीरियर और टू स्पीरियर होते हैं। तो फोर इन नंबर होते हैं, ठीक है। टू स्पीरियर होते हैं और टू इन्फीरियर होते हैं, बिहाइंड द पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, ठीक है। सॉरी, थायराइड ग्लैंड, बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। ओके, तो देखिए फोर ही नंबर होते हैं, थायराइड ग्लैंड के पीछे पड़े होते हैं। अब देखें जो पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड, ओके, अब देखें इसका फंक्शन क्या है। तो जो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं ये हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन जो होते हैं उसको स्क्रिएट करते हैं। किसको स्क्रिएट करते हैं? पैराथायराइड हार्मोन को। अब जो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, अब जो होती है इसकी डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट कैसे होती है? देखिए डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में देखें जो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, ये हमारे पास किससे बनते हैं? थर्ड थर्ड एंड फोर्थ फ्रिंजियल पाउच, थर्ड और फोर्थ फ्रिंजियल पाउच से हमारे पास बनते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, जो थर्ड फ्रिंजियल पाउच होता है, ये जो होता है हमारे पास यहाँ पे देखें, थर्ड फ्रिंजियल पाउच होता है, जो थर्ड फ्रिंजियल पाउच होता है ये बनाता है हमारे पास, देखें, थर्ड इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब जो फोर्थ फ्रिंजियल पाउच होता है ये बनाता है सुपीरियर सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, तो ये आपने याद रखना है कि टू फोर ही नंबर होते हैं। जो ऊपर वाले जो टू है ये फोर्थ से बनते हैं, फोर्थ से बनते हैं, और नीचे वाले जो टू हैं ये हमारे पास थर्ड से बनते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, इनसे इनकी डेवलपमेंट होती है। ओके, अब देखें इसके जो फंक्शन है, तो फंक्शन में देखें पैराथायराइड हार्मोन। ओके, जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है हमारे पास ये क्या रिलीज करवाता है? पैराथायराइड हार्मोन। अब ये जो पैराथायराइड हार्मोन होता है, पैराथायराइड हार्मोन, अब इसका फंक्शन क्या होता है? पैराथायराइड हार्मोन होता है, ये जो होता है जाता है बोन के पास, ठीक है, बोन के पास जाता है, बोन के पास। ओके, ये हमारे पास क्या है? ब्लड के थ्रू जाता है बोन के पास, ठीक है। ये बोन है एक, ठीक है। अब बोन के पास जाकर क्या करवाता है? तो ये जो होता है यहाँ पे जाएगा बोन के पास, अगर कंटिन्यूस जो होता है ये रिलीज हो रहा है तो ये बोन पे जाएगा, और बोन के पास होते हैं दो तरह के सेल, ओस्टियोक्लास्ट होते हैं और ओस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट होते हैं और ओस्टियोब्लास्ट होते हैं। ओस्टियोक्लास्ट होते हैं बोन डिजॉर्प्शन करवाते हैं, बोन डिजॉर्बिंग जो होते हैं रिजॉर्प्शन करवाते हैं बोन की, और ओस्टियोब्लास्ट होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं। क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे पास बोन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। ये जो होते हैं बोन रिजॉर्बिंग सेल होते हैं। ओके, अब देखें ये जो देखें यहाँ पे बोन के अंदर क्या होते हैं? ओस्टियोक्लास्ट होते हैं और ओस्टियोब्लास्ट होते हैं। ये फॉर एग्जांपल ओस्टियोक्लास्ट है और ये बोन के अंदर पड़े हुए हैं ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट, ये क्या है? ये ओस्टियोब्लास्ट सेल है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? ओस्टियोक्लास्ट। ओके, ये जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ये एक्ट करता है, पैराथायराइड हार्मोन ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये ओस्टियोब्लास्ट के ऊपर जो एक्ट करता है, ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर एक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसके रिसेप्टर ही ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर पड़े होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट के ऊपर, सॉरी। तो इसके ऊपर जब एक्ट करेगा तो इधर से रिलीज करवाएगा, हमारे पास रिलीज करवाएगा मैक्रोफेजेस क्लूनिफॉर्मिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर। क्या रिलीज करवाएगा? मैक्रोफेजेस क्लूनिफॉर्मिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है। मैक्रोफेजेस क्लूनिफॉर्मिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब ये जो मैक्रोफेजेस क्लूनिफॉर्मिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर होंगे ये जाके एक्ट करेंगे किसके ऊपर? ये हमारे पास एक्ट करेंगे किसके ऊपर? ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर, इसको एक्टिवेट करवाएंगे। और क्या रिलीज करवाएंगे? ओस्टियो जो ब्लास्ट होंगे जब एक्टिवेट होंगे तो ये हमारे पास रिलीज करवाएंगे रैंक एल, ठीक है, रैंक एल। अब ये जो रैंक एल होता है इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास रिसेप्टर रिसेप्टर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर एक्टिवेटिंग न्यूक्लियर फैक्टर के बीटा, ठीक है, लाइगेंड होता है।
के बीटा लाइगेंड। तो रिसेप्टर एक्टिवेटिंग न्यूक्लियर फैक्टर के बीटा लाइगेंड होता है, इसे हम कहते हैं रैंक एल। अब ये जो रैंक एल होता है, रैंक एल यहाँ पे होते हैं ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर, इसके रिसेप्टर लगे होते हैं रैंक एल के। तो ये जो रैंक एल होता है ये जाके एक्ट करता है किसके ऊपर, ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर। अब ओस्टियोक्लास्ट होता है दो तरह से एक्टिवेट हो रहा है, एक तो इसको हमारे पास एक्टिवेट करवा रहे हैं, क्या एक्टिवेट करवा रहा है इसको, एक एक्टिवेट करवा रहा है जो होता है हमारे पास मैक्रोफेजेस प्रूनिंग फार्मिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और दूसरा एक्टिवेट करवा रहा है रैंक एल। अब इसको जब एक्टिवेट करवाते हैं तो ये जो हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो हमारे पास बून में जो होते हैं ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, बून के अंदर बून की क्या करवाते हैं, रिजॉर्प्शन करवाते हैं, रिजॉर्प्शन। ठीक है, अब जब बून की रिजॉर्प्शन होगी तो देखें बून की जब ये रिजॉर्प्शन करवाएंगे तो फिर क्या होगा, बून की जब रिजॉर्प्शन होगी तो बून से क्या होगा, रिलीज होगा कैल्शियम रिलीज होगा और फास्फेट रिलीज होगा। ठीक है, कैल्शियम रिलीज होगा और क्या रिलीज होगा, बून से होगा फास्फेट रिलीज होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना, बून से क्या रिलीज होगा, फास्फेट, कैल्शियम एंड फास्फेट रिलीज होगा, और ये जो होगा इनका ब्लड के अंदर लेवल जो होगा वो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ तक आपने याद रखना है कि डायरेक्ट एक्ट करके पैराथायराइड हार्मोन जो होते हैं बून के ऊपर एक्ट करते हैं, और बून से जो होते हैं वो ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं। ओस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट करने के बाद करते हैं पहले, फिर उसके बाद ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट करते हैं, जिसके बाद क्या होता है, बून की रिजॉर्प्शन होती है, और रिजॉर्प्शन करवा के बून की वो कैल्शियम और फास्फेट होता है वो ब्लड के अंदर उसको भेज देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन का बून के ऊपर फंक्शन। ओके, अब देखें अगर यही पैराथायराइड हार्मोन, अगर पैराथायराइड हार्मोन, आपने एक और पॉइंट याद रखना है, अभी जो बून की बात करें तो अभी मैं इधर इधर ही आपको कंप्लीट करवा दूं। तो देखें ये हमारे पास बून है, ठीक है, एक बून है, उसके होते हैं यहाँ पे बून के अंदर ये हमारे पास जो इनर इनर वाला हमारे पास लेयर होती है ना ये वाली, इसे हम कहते हैं स्पॉन्जी बून, इसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जी स्पॉन्जी बून। ओके, स्पॉन्जी बून। ओके, और ये जो आउटर लेयर होती है ये वाली, इसे हम कहते हैं कॉर्टिकल बून, कॉर्टिकल बोन या लेयर। ठीक है, कॉर्टिकल लेयर। ठीक है, कॉर्टिकल लेयर। अब जो अगर हम किसी को पैराथायराइड हार्मोन जो है, पैराथायराइड हार्मोन जो है कंटिन्यूस अमाउंट में उसको दें, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन कंटिन्यूस अमाउंट से यहाँ तो रिलीज हो रहा है या उसको हम कंटिन्यूस अमाउंट में दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये जो होगा हमारे पास एक्ट करेगा कहाँ पे जाके, ये एक्ट करता है, इस कलर से बना रहा हूँ, ये एक्ट करता है हमारे पास जो कॉर्टिकल लेयर होती है, कॉर्टिकल लेयर पे जाके एक्ट करेगा और इसकी रिजॉर्प्शन करवाएगा, इस लेयर की रिजॉर्प्शन करवाएगा, किसकी, कॉर्टिकल बोन की रिजॉर्प्शन करवा देगा। ठीक है, अगर हम देंगे इसको पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, अगर ये हमारे पास देंगे कंटिन्यू फॉर्म में नहीं देंगे, इसको हम देंगे जो होता है हमारे पास इसको जिसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट फॉर्म में। ठीक है, इंटरमिटेंट फॉर्म में अगर देंगे, ठीक है, इंटरमिटेंट फॉर्म में देंगे तो फिर जाएगा ये हमारे पास स्पॉन्जी बून के ऊपर, और स्पॉन्जी बून की क्या करवाएगा, फॉर्मेशन करवाएगा, फॉर्मेशन क्या करवाएगा, फॉर्मेशन। तो इसके पैराथायराइड हार्मोन के दोनों इफेक्ट हैं, तो ये आपने याद रखना, मोस्टली स्टूडेंट को पता होता है कि इसके जो इफेक्ट है वो बोन रिजॉर्प्शन करवा रहा है, बट ये जो होता है बोन फॉर्मेशन भी करवाता है। अगर ये कंटिन्यूस मैनर में जा रहा है, ठीक है, अगर ये कंटिन्यूस मैनर में जा रहा है, कंटिन्यूस मैनर में जा रहा है, कंटिन्यूस, तो फिर क्या करवाएगा, बून जो कंटिन्यूस मैनर में जा रहा है तो फिर जो हमारे पास ये जो बून की रिजॉर्प्शन करवाएगा, क्या करवाएगा, रिजॉर्प्शन, फिर करवाएगा बून बून रिजॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, ओके, बून की क्या करेगा, रिजॉर्प्शन। अगर ये हमारे पास जा रहा है इसके अंदर वो पैराथायराइड हार्मोन होता है इंटरमीडिएट फॉर्म में जा रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्म में जा रहा है तो फिर कहेगा बून की फॉर्मेशन। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने यहाँ पे याद रखने, बून की रिजॉर्प्शन मैंने आपको करवा दिया किस तरह से होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। अब देखें नेक्स्ट, देखें नेक्स्ट, ये जो पैराथायराइड हार्मोन होता है इसके और क्या फंक्शन होते हैं। ये पैराथायराइड हार्मोन जो है किडनी के ऊपर किस तरह अफेक्ट करता है, तो देखें पैराथायराइड हार्मोन जो होता है यहाँ पे किडनी के पास जाता है। ठीक है, कहाँ, पैराथायराइड हार्मोन। ओके, ये जो पैराथायराइड हार्मोन होता है किडनी के पास, यहाँ पे जो सेल लगे होते हैं, कौन से सेल होते हैं, एपिथेलियल सेल होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एपिथेलियल सेल होते हैं, तो इनके पास एंजाइम एक होता है अल्फा वन हाइड्रोक्साइलेज। ठीक है, अल्फा 1 हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, अल्फा 1 हाइड्रोक्साइलेज। ओके, अल्फा 1 या 1 अल्फा हाइड्रो ऑक्साइलेज। ओके, ये एंजाइम होता है, इस एंजाइम को इसके अंदर इसको एक्टिवेट करवा देते हैं। जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो यहाँ से हमें पता है कि जो विटामिन डी होती है, जो हमारे पास विटामिन डी हम जो होती है वो यहाँ तो हम डाइट से ले रहे होते हैं या हम सन के एक्सपोजर से जो होती है हम जो विटामिन जो होती है वो डी लेते हैं, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, वो किस फॉर्म में होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है, वो जो इनएक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की, वो जाती है हमारे पास किसके अंदर, लीवर के पास। पहले विटामिन डी की फॉर्म होती है, देखें इनएक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की, इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब इनएक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की ये जाती है हमारे पास किसके अंदर, लीवर के पास। अब लीवर के पास जब जाएगी तो लीवर इसको क्या करवा देगा, लीवर के पास 25 हाइड्रोक्साइलेज होता है एंजाइम, तो वो जो 25 होता है तो वो इसको कन्वर्ट कर देता है 25 हाइड्रोक्साइल
ठीक है, विटामिन डी के अंदर 25 हाइड्रोक्साइल विटामिन डी के अंदर, ठीक है, 25 हाइड्रोक्साइल विटामिन डी के अंदर, जैसे हम D3 भी कहते हैं। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, 25 हाइड्रोक्साइल विटामिन डी के अंदर, ठीक है, हाइड्रोक्साइल कोली कैल्सीफ्लोर भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब ये भी इनएक्टिव फॉर्म होती है, तो ये जाती है फिर उसके बाद किडनी में, और किडनी के बाद जो एंजाइम होता है यहाँ पे एक्ट करता है 1 अल्फा हाइड्रो ऑक्साइलेज होता है, एंजाइम एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है 125 हाइड्रोक्साइल, ठीक है, 125 हाइड्रोक्साइल हमारे पास 125 जो होता है हमारे पास हाइड्रोक्साइड जो होता है विटामिन डी के अंदर, ठीक है, विटामिन डी के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इस तरह से जाकर किडनी के ऊपर जो होती है, ये जो होती है हमारे पास विटामिन डी को जाके एक्ट करवाते हैं पैराथायराइड हार्मोन। तो वो किस तरह करवाता है, यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन होता है, पैराथायराइड हार्मोन आता है, इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है 1 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज को। अब ये जो 1 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज होता है, तो ये हमारे पास जो होता है पहले तो 25 के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा होता है विटामिन डी पे, फिर उसके बाद 1 के ऊपर भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा देता है, तो 125 दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो गए, तो डाई हाइड्रोक्साइल कोलीकैल्सीफ्लोर होता है, 125 डाई हाइड्रोक्साइल कोलीकैल्सीफ्लोर, ठीक है। इसे हम विटामिन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी भी कहते हैं। तो ये किससे होता है, ये हमारे पास 1 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज होता है, तो ये इसको होता है इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है। तो इस तरह पैराथायराइड हार्मोन जो होता है एक्ट करके हमारे पास किडनी के ऊपर जो होता है विटामिन डी को एक्टिव बनाता है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद और क्या करते हैं, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये नेफ्रॉन है, तो यहाँ पे होते हैं ये प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स होते हैं। यहाँ पे ये अगर मैं एक सेल लूँ तो ये हमारे पास लिमिनल साइड है उसकी, ठीक है, और ये प्रिंसिपल सेल्स है। यहाँ पे उसके रिसेप्टर यहाँ पे होते हैं हमारे पास सोडियम फास्फेट जो होते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्टर होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम फास्फेट ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोडियम भी जा रहा होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं हमारे पास काउंटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, और यहाँ से हमारे पास फास्फेट होता है, वो भी हमारे पास इन आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे पास इनको एक्टिवेट करते हैं, पैराथायराइड जो हार्मोन होता है इनको एक्टिवेट करता है। जब इनको एक्टिवेट करेगा तो फिर क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन होगा, इसकी अब्जॉर्प्शन होगी, सॉरी, यहाँ से हमारे पास होगा, यहाँ से इनको इनएक्टिवेट करता है। ये जो हमारे पास यहाँ से अब्जॉर्प्शन हो रही होती है सोडियम जो हमारे पास फॉस्फेट होता है, इसकी अब्जॉर्प्शन हो रही थी नॉर्मली, लेकिन पैराथायराइड हार्मोन जो होता है इसको इनएक्टिवेट कर देता है। क्या करता है, इन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है यहाँ पे, ठीक है, इनएक्टिवेट करेगा। तो अब फास्फेट होगा, उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जब उसकी अब्जॉर्प्शन होगी तो वो यूरिन में आएगा, फास्फेट जो होगा वो यूरिन में आएगा, तो उसकी होगा यूरिन के अंदर लेवल जो होगा वो ज़्यादा होगा, यूरिन के अंदर लेवल क्या होगा, फास्फेट का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो होता है कॉर्टिकल साइड जो हमारे पास इंटरस्टिशियल साइड होती है, यहाँ पे होते हैं एक्सचेंजर होते हैं, कैल्शियम जो होते हैं, यहाँ से कैल्शियम होता है इन जाता है सेल के अंदर जाता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, और यहाँ से सोडियम होता है सेल में आता है सोडियम, ठीक है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होते हैं। तो ये पैराथायराइड हार्मोन होता है, इनके ऊपर जाके एक्ट करता है, पैराथायराइड हार्मोन इनके ऊपर जाके एक्ट करेगा। जब इनके ऊपर जाके एक्ट करेगा तो ये जो होंगे ये एक्टिवेट हो जाएंगे, जब एक्टिवेट होंगे तो कैल्शियम जो होगा वो सेल जो होगा वो ब्लड में आएगा, किडनी इधर से ब्लड में आएगा, नेफ्रॉन इधर से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास चैनल लगे होते हैं। तो जब सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो फिर इधर से जो होगा हमारे पास ल्यूमन से जो होगा वो सेल के अंदर कैल्शियम आना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम जो होगा वो आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह जो होता है जो हमारे पास नेफ्रॉन से कैल्शियम जो होता है इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। जब इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, तो यूरिन के अंदर होगा, यूरिन के अंदर फिर क्या होगा, यूरिन के अंदर होगा कैल्शियम का लेवल जो होगा वो कम होगा, और फास्फेट का लेवल, क्योंकि फास्फेट की जो है रीअब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर रहा है, एक्सक्रीशन को आ रहा है, तो फास्फेट का जो लेवल होगा वो हमारे पास ज़्यादा होगा यूरिन के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो जब ये देखें, अगर हम ब्लड की बात करें क्योंकि ब्लड की बात करें तो ये ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, बट जो फास्फेट का लेवल होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये मैकेनिज्म से फास्फेट को लेवल कम कर रही होती है, ठीक है। अब देखें और क्या देते हैं, और मैंने आपको इनडायरेक्ट इसका मैकेनिज्म क्या होता है, विटामिन डी होती है हमारे पास, जो डी होती है विटामिन जो हमारे पास डी होती हैं, ये जाती है हमारे पास यहाँ पे लेकिन जीआईटी में, ठीक है, जीआईटी में क्या करती हैं, यहाँ पे जीआईटी पे जाती हैं और जीआईटी पे जाके एक्ट करती हैं। इधर से हमारे पास कैल्शियम और फास्फेट को होती है उसकी अब्जॉर्प्शन करवाती हैं, उसकी ब्लड के अंदर करवाती हैं अब्जॉर्प्शन करवाती हैं, उसकी क्या करवाती हैं अब्जॉर्प्शन, उसकी अब्जॉर्प्शन करवाती हैं, तो ब्लड के अंदर लेवल ज़्यादा हो जाता है। बट ओवरऑल अगर बात करें तो कैल्शियम जो होता है ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन हो रही, कहीं भी एक्सक्रीशन नहीं हो रही। बट जो फास्फेट होता है इसका लेवल होता है कम होता है, क्योंकि ये किडनी से एक्सक्रीट हो रहा है। बट जो हमारे पास फास्फेट होता है ये जो होता है हमारे पास जीआईटी से, ठीक है, जीआईटी से और हमारे पास बून से इसकी जो होती है वो ये तो हमारे पास ये बून से और जीआईटी से ब्लड में आ रहा है, लेकिन किडनी से ये एक्सक्रीट हो रहा है। जब हम ओवरऑल देखते हैं ब्लड के अंदर इसका लेवल जो होता है वो कम होता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, इसके अंदर ये इसके फंक्शन थे, किस तरह हमारे पास कैल्शियम और फास्फेट को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ओके। अभी हम ये पिक्चर देखते हैं, तो ये पिक्चर देखें, यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन होता है,
ये हमारे पास जाता है, पैराथायराइड हार्मोन होता है, यहाँ से रिलीज होता है। जब ये पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है सर्कुलेशन में आता है, सर्कुलेशन से ये पैराथायराइड हार्मोन होता है हमारे पास, ये जाता है बून के पास, ये बून के पास जाता है और बून के पास बून से रिलीज रिजॉर्प्शन को आता है बून की, जिससे कैल्शियम और फास्फेट को रिलीज को आता है बून से, ठीक है। ये इसका फंक्शन होता है। और इसके अलावा क्या करता है, ये हमारे पास जाता है, हमारे पास किडनी में जाता है, किडनी में, और किडनी से क्या करता है हमारे पास जो होता है विटामिन डी को एक्टिवेट करवाता है, विटामिन डी को एक्टिवेट करवाता है, विटामिन डी को एक्टिवेट करवाता है, कैल्शियम होता है उसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और फास्फेट को एक्सक्रीट करता है, जिससे क्या होता है फास्फेट का लेवल को कम करवा रहा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है यूरिन के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो जाती है और फास्फेट होता है यूरिन के अंदर लेवल उसका जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जब ये ब्लड के अंदर इनका लेवल जो होगा वो ज्यादा होगा कैल्शियम और फास्फेट का, तो ये हमारे पास जो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक देंगे, क्योंकि इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं। जो हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन है ये वाला ग्लैंड है, इसके ऊपर कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं। तो ये जब कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा और फास्फेट का लेवल जब कम होगा, तो ये जब इसको सेंस करेंगे, तो ये सेंस करेंगे कैल्शियम का लेवल ज्यादा है, तो वो जो है इसको पैराथायराइड हार्मोन जो है इसको स्टॉप कर देंगे, इसकी प्रोडक्शन जो होगी वो कम कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक से जो होता है इसकी जो लेवल होता है वो कम कर रहा होता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ओके। अब देखें यहाँ से हो गया। अब जो विटामिन डी है, ये विटामिन डी होती है हमारे पास, ये होता है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो होता है एक्ट करता है, ये देखें यहाँ से अल्फा 1 हाइड्रोक्साइल ये एक्ट करता है हमारे पास इनएक्टिव विटामिन डी के ऊपर, 25 हाइड्रोक्साइल जो होता है हमारे पास विटामिन डी के ऊपर, ये 125 डाई हाइड्रोक्साइल कोलीकैल्सिफोर के अंदर कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म के अंदर। और ये जो होती हैं बून पे, ये भी बून पे जाती हैं और बून से रिजॉर्प्शन को आती हैं जो होती है बून की, और इंटेस्टाइन पे जाती हैं, इंटेस्टाइन पे जाके इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्प्शन को आती हैं कैल्शियम की और फास्फेट की, ठीक है। इस तरह क्या होता है कैल्शियम और फास्फेट का लेवल होता है उसको ज्यादा कर रही होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने, ओके। अब यहाँ से हम रीड करते हैं। तो ये तुम्हारे पास पैराथायराइड हार्मोन होता है, ये कहाँ से रिलीज होता है, चीफ सेल होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर, चीफ सेल होते हैं उनसे रिलीज होता है। तो ये एमसीक्यू होता है, कहाँ से रिलीज होता है, चीफ सेल ऑफ पैराथायराइड हमारे पास जो होते हैं हार्मोन ग्लैंड, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ओके। अब इसका सोर्स क्या होता है, ये करता क्या है, ये ब्लड के अंदर होता है कैल्शियम का लेवल होता है उसको ज्यादा करवाता है ब्लड के अंदर, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन होता है। और कैल्शियम और फास्फेट होता है रीअब्जॉर्प्शन को आता है जीआईटी से, ठीक है। और कैल्शियम और फास्फेट होता है बून से रीअब्जॉर्प्शन करवा के इसका लेवल बढ़ाता है। बट कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को आता है फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, किडनी की जो हमारे पास डिस्टल यहाँ से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, तो यहाँ से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को आता है। और फास्फेट होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं, वहाँ से फास्फेट होता है उसकी जो होता है वो रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है, जिससे क्या होता है फास्फेट एक्सक्रिएट होता है और ब्लड के अंदर जो लेवल होता है उसका लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। और क्या करता है ये हमारे पास विटामिन डी जो होता है हमारे पास उसको एक्टिव फॉर्म में लेकर आता है, जिससे क्या होता है विटामिन डी होता है हमारे पास जो होता है जीआईटी पे जाके एक्ट करता है, बोन पे जाके एक्ट करता है, उससे कैल्शियम और फास्फेट होता है उसकी रिजॉर्प्शन को होता है, उससे रीअब्जॉर्प्शन को होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ओके। अब देखें, अब यहाँ पे देखें हमारे पास इसकी रेगुलेशन क्या है। तो रेगुलेशन में सबसे पहले देखें जो कैल्शियम का लेवल अगर कम हो जाएगा, तो यहाँ से ये जो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक था, ये नेगेटिव फीडबैक जो होगा ये खत्म हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा। जब नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से हमारे पास जो सेल है इनके ऊपर जो कैल्शियम सेंसिंग जो रिसेप्टर हैं, ये वाले कैल्शियम सेंसिंग जो रिसेप्टर होते हैं ये सेंस नहीं करेंगे। जब ये सेंस नहीं करेंगे तो ये पैराथायराइड हार्मोन होगा उसकी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह होगा जब भी कैल्शियम का लेवल कम होगा तो पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रेशन जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर फास्फेट का लेवल, इसके फास्फेट के रिसेप्टर भी इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अगर फास्फेट का लेवल होगा सीरम के अंदर ज्यादा हो जाए, कैल्शियम का लेवल कम होने पर रिलीज होता है, फास्फेट का लेवल अगर सीरम के अंदर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, फास्फेट का लेवल अगर इंक्रीज हो जाए, फास्फेट का लेवल अगर इंक्रीज हो जाए किसके अंदर, सीरम के अंदर, ठीक है, अगर इंक्रीज हो जाए तो फिर क्या होगा, हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड होगा उधर से रिलीज होगा पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, इसमें ज्यादा होता है। जब भी पैराथायराइड हार्मोन जो हमारे पास फास्फेट का लेवल ज्यादा होगा, पैराथायराइड हार्मोन होगा वो उसका लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद अगर सीरम कैल्शियम का लेवल कम हो, कैल्शियम का लेवल कम हो तो तब भी पैराथायराइड हार्मोन होता है उसकी सिक्रेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बट अगर कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है पैराथायराइड हार्मोन होता है उसका उस पर क्या होता है उस पर नेगेटिव फीडबैक जाता है, जिसकी वजह से उसकी सिक्रेशन होती है वो कम हो जाती है, ओके। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ओके। अब देखें यहाँ पे आपने कुछ हार्ट के ऊपर इफेक्ट देखने हैं इनके। तो कॉमन काज क्या है मैग्नीशियम की कम होने की, तो किसी को डायरिया होता है, डायरिया होगा तो उसका मैग्नीशियम जो होगा वो लॉस होगा, ठीक है। डायरिया में उसका जब मैग्नीशियम लॉस होता है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड लिया तो उसमें भी मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर, ओके। डायरेटिक लिया उसने लूप, उसके अंदर उसने डायरेटिक लिया, लाइक जैसा कि हमारे पास डायरेटिक लेगा लूप था डायरेटिक लेगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसका जो मैग्नीशियम होगा उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वो एक्सक्रिएट होगा, जिससे क्या होगा मैग्नीशियम का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। अल्कोहलिक जो हमारे पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी होता है जो होता है वो मैग्नीशियम का लेवल जो होता है वो कम होता है। तो मैग्नीशियम का लेवल किन कंडीशन में कम होता है, डायरिया में, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, डायरेटिक और अल्कोहलिक यूज में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने। अब देखें अगर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो, ठीक है, कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो, मैग्नीशियम का लेवल ज्यादा हो, तो अगर दोनों का लेवल ज्यादा हो या किसी एक का लेवल ज्यादा हो तो फिर हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, तो फिर आपने याद रखना है शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम होता है, शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम।
हमारे पास जो क्यूटी इंटरवल होता है, क्यूटी इंटरवल होता है, देखें यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास क्यूटी इंटरवल होता है, वो जो होता है हमारे पास क्या होता है, वो शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट क्यूटी इंटरवल होता है, ठीक है। क्यूटी जो इंटरवल होता है वो क्या होता है हमारे पास, शॉर्ट होता है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, क्यूटी इंटरवल जो होता है वो हमारे पास शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये जो होता है हमारे पास शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास याद है, ये हमारे पास ईसीजी है, पी वेव है, क्यू आर एस है, ठीक है, और ये हमारे पास टी वेव है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यू है, आर एस और टी, ये हमारे पास जो क्यूटी इंटरवल होता है ये जो होता है ये शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट क्यूटी इंटरवल होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर किसी के अंदर कैल्शियम का लेवल जो होता है और मैग्नीशियम का लेवल जो है वो कम हो जाए, ठीक है, उसका लेवल जो है वो हमारे पास कम हो जाए, अगर इनका लेवल कम हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर इन पेशेंट के अंदर क्यूटी इंटरवल जो होगा प्रोलोगेशन होगी, क्यूटी इंटरवल प्रोलोंगेशन। तो ये सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है। क्यूटी इंटरवल प्रोलोंगेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने इसके अंदर, ओके। तो ये हमारे पास, अब देखें नेक्स्ट हमारे पास देखें, पैराथायराइड हार्मोन जब इंक्रीज होता है इसका, तो ये कैल्शियम होता है, कैल्शियम पैराथायराइड हार्मोन जब भी ज़्यादा होगा तो ये हमारे पास क्या करेगा, पैराथायराइड हार्मोन होगा, कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा करवा देता है, ठीक है। और डिक्रीज सीरम फास्फेट, और फास्फेट का लेवल सीरम में कम करवाता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। बट ये यूरिन के अंदर कैल्शियम का फास्फेट का लेवल ज़्यादा करवाता है। और साइक्लिक एम्पी, जब भी पैराथायराइड हार्मोन होता है हमारे पास, जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं उनके ऊपर जाकर एक्ट करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, साइक्लिक एम्पी जो होता है वो लेवल जो वो रिलीज होता है और वह यूरिन में आता है, और साइक्लिक एम्पी का लेवल जो होता है वो यूरिन में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यूरिनरी साइक्लिक एम्पी का लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखें, ये मैंने आपको करवा दिया था, ये जो रैंक एल रिसेप्टर होते हैं, तो मैंने आपको बताया था ये ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ये जब एक्टिवेट होते हैं पैराथायराइड हार्मोन से, ठीक है। तो आप सिंपल ये देखें, ये जब एक्टिवेट होते हैं तो ये हमारे पास रिलीज करते हैं रैंक रैंक ये क्या रिलीज करवाते हैं हमारे पास, रैंक एल। अब ये जो रैंक एल होता है ये जाके एक्ट करता है किसके ऊपर, ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर, और ओस्टियोक्लास्ट होते हैं वो बोन की क्या करवा देते हैं, रिजॉर्प्शन, ठीक है। तो ये देखें, रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ एनएफ के बी जो होता है हमारे पास, जो होता है के जो बीटा होता है, लाइगेंड होता है, सिक्रिएट बाय द ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट, बाइंड करता है, रैंक रिसेप्टर होता है ऑन ओस्टियोक्लास्ट एंड दे आर प्रीकर्सर टू स्टिमुलेट ओस्टियोक्लास्ट रहता है, जिससे क्या करता है वो बोन की रिजॉर्प्शन करवाते हैं। जब बोन की रिजॉर्प्शन होगी तो कैल्शियम वजह से रिलीज होगा बोन रिजॉर्प्शन से, ठीक है, कैल्शियम का लेवल जो होगा वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास देखें, अगर उसने यहाँ पे ये भी पॉइंट लिखा हुआ है, अगर इंटरमीडिएंट, ये तो कंटिन्यूस, अगर कंटिन्यूस की बात करें तो हमारे पास होता है वो बोन की रिजॉर्प्शन करवाता है। अगर इंटरमीडिएंट होगा तो देखें, अगर इंटरमीडिएंट होगा वो पैराथायराइड ग्लैंड होगा, वो हार्मोन जो रिलीज होगा तो वो एक्ट करेगा, तो वो क्या करवाएगा, वो हमारे पास बोन की फॉर्मेशन करवाएगा। कौन सी बोन की, तो वो आपने याद रखना स्पॉन्जी बोन की, ठीक है, स्पॉन्जी बोन की, ओके। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन जो होता है रिलेटेड पेप्टाइड होता है, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड होता है। कुछ हमारे पास कैंसर होते हैं, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल लंग का कैंसर होता है, ठीक है, लंग का कैंसर होता है, या हमारे पास जो होता है किडनी का कैंसर होता है, किडनी का कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है। तो इनमें क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड इस तरह का एक हार्मोन होता है, इसी जैसा हार्मोन होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं, ये सिक्रिएट करते हैं। अब ये जो पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड होता है ये इसी तरह से जाके, जैसे पैराथायराइड हार्मोन होता है उसी तरह से वर्क करता है। जो भी इसके रिसेप्टर होते हैं पैराथायराइड हार्मोन के, तो उन रिसेप्टर पे जाके वर्क करेगा, और वही जो फंक्शन पैराथायराइड हार्मोन करवा रहे थे वही फंक्शन ये करवाएगा, ठीक है। वही जो होता है इसका सारा मैकेनिज्म होता है। तो ये जब करवाएगा, एक्ट करेगा, तो क्या करेगा, कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा करवा देगा, फॉस्फोरस का लेवल जो होगा उसको कम करवा देगा, ठीक है। और विटामिन डी को जो एक्टिवेट करवाएगा, जिससे होगा बोन को, और बोन होगी, और क्या करवाएगा, बोन की होगा वो रिजॉर्प्शन करवाएगा। जब बोन की रिजॉर्प्शन होगी तो जिससे क्या होगा, वो बोन वीक हो जाएंगे, ठीक है, ऑस्टियोप्रोटिक बोन करवा देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड में क्या होता है, ओके। तो ये था हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन, ओके। अब नेक्स्ट हम जो है वो करेंगे इसके डिसऑर्डर्स, ओके। थैंक यू सो मच।